हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप 2021 के मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम आपको सुहेल अज़मी आबादी और भाभी जान के बारे में हम फुल डिटेल्स से बात करेंगे, जो कि दरक्षा उर्दू से है और पार्ट 4 है। अगर आप इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे जाकर देख लीजिए। सुहेल अज़मी आबादी और भाभी जान के बारे में हम उसको रीड करके बताएंगे और उसके अंदर जो कठिन लफ्ज़ होंगे उनका भी माने हम आपको बताएंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, अगर इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम आपको पढ़कर बताते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सुहेल अज़मी आबादी के बारे में। सुहेल अज़मी आबादी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक है तो बुक लेकर बैठ जाइए और वहाँ पे आप एक हाइलाइटर ले लीजिए, जिस पे आपको हम हाइलाइटेड करके बताएंगे, उसे आप हाइलाइटेड कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सुहेल अज़मी आबादी। सुहेल अज़मी आबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सैयद मुजीबुर रहमान है। आपको एग्ज़ाम हॉल में पूछेगा कि सुहेल अज़मी आबादी का असल नाम क्या है, तो बोलना है कि मुजीबुर रहमान है। वहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, इसीलिए सुहेल तखल्लुस करते थे। सुहेल तखल्लुस करते थे। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि सुहेल अज़मी आबादी में सुहेल क्या है, तो ये तखल्लुस है, जिसे हमने आपको बताया था। तखल्लुस यानी कि निक नेम को कहते हैं, या जो शायर अपने शेर में अपना नाम लिखते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इसी तरह अदबी दुनिया में सुहेल अज़मी आबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल अज़मी आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। जी दोस्तों, सुहेल अज़मी आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। कहाँ हुई? पटना में हुई। सुहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ये जो आप जो देख रहे हैं कि इसमें हम हाईलाइटेड किए हुए हैं, ये सबको आप हाईलाइटेड कर लीजिएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया और परवरिश ननिहाल में हुई। जी दोस्तों, 1 साल की उम्र में सुहेल अज़मी आबादी की 1 साल की उम्र थी जिस टाइम में उसका इंतकाल, उनकी वालिदा का इंतकाल, वालिदा मतलब कि उनके जो है मॉम का इंतकाल हो गया, और परवरिश नानिहाल में हुई। कहाँ हुई सुहेल अज़मी आबादी की परवरिश? कहाँ हुई? तो नानिहाल में हुई। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वहीं इब्तदाई तालीम व तरबियत हासिल हुई। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर है। आबाई वतन मतलब कि जहाँ वो पहले रहते थे। आबाई वतन शाहपुर भदोल है, जो पटना ज़िला में ही वाक़ है। कहाँ है? जो पटना ज़िला में ही वाक़ है। वो कहाँ, मतलब कि उसका जो शुरुआती जो जहाँ रहते थे वो आबाई वतन शाहपुरा है, वहीं रहते थे, जो कि कहाँ है? ये पटना में वाक़ है, यानी कि पटना में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। इफ्तादो तबई की वजह से आला तालीम नहीं कर सके। इफ्तादो तबई की वजह से, यानी कि माली हालात की वजह से जो है आला तालीम हासिल नहीं कर सके। गर्चे मुजफ्फरपुर, हैदराबाद और कोलकाता जैसे इल्मी मराकिज़ में क़याम पज़ीर रहे। इब्तदाई शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ माइल हो गए। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफसाने लिखे। देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में आपको कितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि सुहेल अज़मी आबादी का नाम बताइए, उसका असल नाम क्या था। तो उसका असल नाम था सैयद मुजीबुर रहमान था। तो सैयद मुजीबुर रहमान था। तो सुहेल अज़मी आबादी में
सुहेल क्या है, सुहेल तखल्लुस है। और उसके बाद पूछा जाएगा सुहेल आज़म आबादी की पैदाइश कब हुई और कहाँ हुई, तो सुहेल आज़म आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में हुई। उसके बाद पूछा जाएगा सुहेल आज़म आबादी किस ख़ानदान से ताल्लुकात रखते थे, तो एक ज़मींदार घराने से ताल्लुकात रखते थे। उसके बाद पूछा जा सकता है आपसे कि सुहेल आज़म आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो वो 1 साल के थे। कितने साल के थे, वो 1 साल के थे, तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया और वो 1 साल के थे। इसी तरह से जो है आपका क्वेश्चन आएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर आप पढ़ लीजिएगा और ये अगर इसे याद कर लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जो है आपको किसी तरह का जो परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर मेरी वीडियो देखते होंगे, रेगुलर देखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको किसी तरह की भी तकलीफ़ें नहीं होगी। चलिए, सुहेल आज़म आबादी ने ऑल इंडिया रिकॉर्ड की मुलाजमत इख्तियार की। उस ज़माने के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया। फिर वह वापस पटने चले आए और मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले सफ़ाहात में भी मसरूफ़ रहे, रिसाले निकाले और एक रोज़ाना अखबार साथी का अजरा किया। जी दोस्तों, बहुत VVI क्वेश्चन है यहाँ पे VVI क्वेश्चन क्या है कि सुहेल आज़म आबादी जो अखबार निकाले थे उसका क्या नाम था, तो साथी था। क्या नाम था, साथी था। पूछा जाएगा आपको एग्जाम हॉल में कि सुहेल आज़म आबादी जो है एक अखबार रोज़नामा यानी कि एक रोज़नामा अखबार निकाले थे जिसका क्या नाम था, तो साथी था। इसे आप याद कर लीजिएगा। इससे आगे चलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। सुहेल आज़म आबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरवीज व इशाअत में मसरूफ़ रहे। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाक़े में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत का काम किया। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ छोटा नागपुर की क़याम ने उनके अफ़सानों के मौज़ूआत मुअय्यन कर दिए। उनके अक्सर व बेशतर अफ़साने ज़मींदार के इस्तेहाल के ख़िलाफ़ मज़दूरों और कमज़ोर तबक़ों की हुकूक़ जैसे मौज़ूआत से मुताल्लिक़ है। जी दोस्तों, यहाँ पे आपको ये चीज़ बताया जा रहा है कि सुहेल आज़म आबादी जो है एक ज़मींदार घराने से थे, तो इसलिए जो उनकी जो अक्सर वो जो मज़मून लिखते थे, अफ़साना लिखते थे, तो वो मज़दूरों और जो है क्या कहते हैं कमज़ोरों के मतलब उनके जो उन्हीं के हक़ में लिखते थे और अक्सर व बेशतर जो उनका अफ़साना हुआ करता था वो ज़मींदार यानी कि ज़मींदारों के हवाले से हुआ करता था, मज़दूरों के हवाले से होता था, कमज़ोर तबक़े के लोगों के हवाले से हुआ करता था। आगे चलते हैं। सुहेल आज़म आबादी की तख्लीक़ात में उनकी 3 अफ़साने मजमूए चार चेहरे अलाओ और आदमी के रूप हैं और एक नावेल बेजर के पौधे हैं। इन मजमुओं के अलावा सुहेल के अफ़सानों की तादाद 125 तक पहुँची है। 1980 में सुहेल आज़म आबादी का इंतकाल हो गया। जी दोस्तों, आपको यहाँ से यहाँ तक जो हम आपको ये चैप्टर पूरे पढ़ाए हैं, इस चैप्टर में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव आपको छिपा हुआ है। इसी से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब बार इसी से आपको आगे पीछे कर पूछा जाता है। तो आइए हम इसको एक मरतबा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन रहा है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम आपको दोहरा दें। सबसे पहले आपको ये चीज़ हम पढ़ाई, ये चीज़ आपको पहले बता देते हैं हम कि सुहेल आज़म आबादी की तख्लीक़ात, इनके 3 अफ़साने। आपको एग्ज़ाम हॉल में ये भी पूछेगा कि सुहेल आज़म आबादी के अफ़सानों का नाम बताइए। अगर ये अफ़साना का नाम याद किए रहिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव टर्म में अगर आ जाएगा कि नीचे दिए गए अफ़सानों में सुहेल आज़म आबादी का अफ़साना कौन है, तो आप इसे आसानी से टिक मार कर सकते हैं। अगर इसमें से दिया रहेगा 4 चेहरे है, अलाव है, या आदमी के रूप है, इस तरह से है, या नावेल या बेजर के पौधे हैं, इस तरह से दिया रहेगा, तो आप जो है उसे आसानी से टिक मार कर सकते हैं। आइए हम पहले इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो बन रहा है, इस पर हम आपको एक मरतबा पहले बताते हैं।
तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, तो ये सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या था? जैसे कि अभी हमने आपको पढ़ाया कि सुहेल अज़ीम आबादी का असल नाम क्या है, तो सैयद मुजीबुर रहमान है, सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहेल अज़ीम आबादी में सुहेल क्या है? तो सुहेल जो है एक तखल्लुस है। क्या है? सुहेल तखल्लुस है। उसके बाद आ जाएगा कि सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो सुहेल अज़ीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। उसके बाद आ जाएगा आपको क्वेश्चन, इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि सुहेल अज़ीम आबादी किस ख़ानदान से ताल्लुकात रखते थे? एक ज़मींदार घराने से ताल्लुकात रखते थे। सुहेल अज़ीम आबादी का उम्र कितना था कि उस टाइम में उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया? तो उस टाइम में सुहेल अज़ीम आबादी का उम्र 1 साल की थी जिस टाइम में उसका इंतकाल, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। सुहेल अज़ीम आबादी की परवरिश कहाँ हुई? तो सुहेल अज़ीम आबादी की परवरिश नानिहाल में हुई। नानिहाल में हुई। सुहेल अज़ीम आबादी आला तालीम हासिल क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनकी इफ्तादो तबई की वजह से, यानी कि उनकी माली हालात उतने मजबूत नहीं थे, जिसकी वजह से वो जो है तालीम हासिल आगे नहीं कर पाए। इस तरह से आपको आ जाएगा VVI क्वेश्चन कि सुहेल अज़ीम आबादी जो अखबार रोज़नामा जो निकाले थे उसका नाम क्या था? तो वो साथी था। क्या था? साथी था। इस तरह से आ जाएगा आपको क्वेश्चन कि सुहेल अज़ीम आबादी के 3 अफसाना मजमूए का नाम लिखिए। तो आज पहले लिख देना चार चेहरे, अलाव और आदमी के रूप हो गया, और नावेल जो बेजर के पौधे हैं। यहाँ पर एक मतलब फिर से गौर कीजिए, 3 अफसाना और एक नावेल है। 3 अफसाना और एक नावेल है। 3 अफसाना कौन है? 4 चेहरे हो गया, अलाव हो गया और आदमी के रूप, तो 1 2 3 हो गया, और एक नावेल है जिसका नाम है बेजर के पौधे हैं। इसमें इस तरह सारा क्वेश्चन आ जाएगा। सुहेल अज़ीम आबादी के कुल अफसानों की तादाद कितने हैं? तो कुल अफसानों की तादाद कितने हैं? तो सुहेल अज़ीम आबादी के कुल अफसानों की तादाद 125 है, यानी कि 125 है। 125 है। इस तरह से आ जाएगा कि सुहेल अज़ीम आबादी के इंतकाल कब हुआ? तो 1980 ईस्वी में हुआ। 1980 ईस्वी में हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी इस पर तफसीली वीडियो आएगी। ये चीज़ जो हम यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करवाए हैं, ये सारा हम आपको वहाँ पर लिख कर बताएंगे। अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो आप देखते हैं तो ये सारा डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और किसी तरह का इसमें आपको क्या कहता है डाउट नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं भाभी जान के ऊपर। भाभी जान के बारे में हम आपको पढ़ कर बताते हैं। जब रुक़ैया भाभी याद आती है तो मेरा सर खुद ब खुद जज्बाए एहतराम से झुक जाता है। मेरा सर जो है खुद ब खुद, यानी अपने आप जो है सर एहतराम से झुक जाता है, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी ज़ात सरापा रोशनी है, यानी कि उनकी ज़िंदगी सरापा एक रोशनी है। उनकी याद के साथ साथ मुझे वह शमा याद आती है जो कलीसा की ऊंची कुर्बानगाह पर जलती और पिघलती रहती है। और जब पादरी इबादत ख़त्म कर कुर्बानगाह से उतर जाता है तो भी वह खामोश ज़बान से ख़ानदान यसू का पैगाम सुनाती रहती है, जो दूसरों का गुनाह बख्शवाने के लिए सलीब पर चढ़ाया गया, मगर वह जो अब तक ज़िंदा और क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, और सबको नजात दिलाएगा, जो सबको नजात दिलाएगा। जी दोस्तों, जैसे कि हम लोग कुर्बानी करते हैं, गाय की कुर्बानी देते हैं, बकरा की कुर्बानी देते हैं, और ऊँट की कुर्बानी देते हैं, जिसको जो इस्ताअत होती है वो अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, तो कल क़यामत के दिन वही कुर्बानी, वही जो है अल्लाह के रास्ते में जो खर्च किया गया है वो चीज़ जो है कल क़यामत के दिन मेरे ऊपर सिफारिश करवाएंगे, और अल्लाह ताला से जो है हम लोग के जो गुनाह किए रहेंगे अल्लाह ताला से वह मतलब कि गुनाह को बख्शवाएंगे और जन्नत का एक सबब बन जाएगा। तो इसी तरह से जो बताया गया यहाँ पर कि जो रुक़ैया भाभी है इसकी ज़िंदगी जो एक सरापा रोशनी है, और वो रोशनी दिखाती है जो अपने खुद को जल जाती है, और जल कर क्या कहते हैं कि दूसरों को रोशनी पहुँचाती है। आइए इसके बारे में और हम पहले बात पढ़ते हैं, उसके बाद हमको तफसीली आपको बताएंगे इसमें हम।
रुक़ैया भाभी की ज़ात मुझे ऐसे ही शमा मालूम होती है। शमा मतलब रोशनी मालूम होती है। क्या मालूम होता है? रोशनी मालूम होती है, जो जलती और पिघलती रहती है, लेकिन रोशनी फैलाती और कुछ कहे बगैर भी हर वक्त एक पैगाम सुनाती रहती है। ऐसा पैगाम जो अमर है, यानी कि ज़िंदगी मतलब कि हमेशा कभी मरने ही वाली नहीं है। सही बात है। इंसान का जो अच्छा अखलाक होता है, वो अखलाक अगर दुनिया में आदमी ज़िंदा रहता है तो दुनिया ऊपर वाला भी मतलब जब तक ज़िंदा रहता है तब भी उसकी इज़्ज़त और एहतराम होती है, और जब वो मर जाते हैं तो उसका जो अखलाक रहता है, वो अखलाक उसके मरने के बावजूद भी वो ज़िंदा रहता है। जैसे कि हम आपको सपोज एग्जांपल बताते हैं कि अगर आपके एक जो है औलाद है, एक बेटा है एक बेटी है, अगर उसे आप हाफिज़ कुरान बना देते हैं या आप जो है उसे दीन का दाई बना देते हैं, तो जब आप मर जाइएगा ना, तो ये जो है आपका जो आप जो छोड़ कर जाइएगा विरासत, यानी कि जो आप बेटे को जो हाफिज़ कुरान बना दीजिएगा, ये आपका जो है आपको इसाले सवाब हमेशा करता रहेगा। ये आपका अम्र रहेगा। ये एक ऐसा ये जरिया है, ये ऐसा सदका है कि आप मर भी जाइएगा तो भी ये जो आपके हक़ में दुआए खैर करता रहेगा। जी दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। भाभी ने सुबह सवेरे आवाज़ दी। सुबह सवेरे आवाज़ दी। क्या आवाज़ दी भाई? सुबह सवेरे। खैर तो है शहज़ादे खरे बीच के सोए, घोड़े बेचकर सोए हो। अगर पढ़ने के रीड करने में अगर थोड़ी सी अगर ये आ जाए तो आप उससे बुरा ना मानिएगा, और उसे आप जो है अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। घोड़े बेचकर सोए हो, चाय ठंडी हो रही है। चाय ठंडी हो रही। भाभी जान की आवाज़ सुनकर मैं उठ बैठा। कौन? अख्तर गौरा की। मैं उठ बैठा। वह मुस्कुराए और बोले, भाई बात यह है कि ठंडी चाय मुझसे पी नहीं जाती और बच्चों को स्कूल भेजना भी है। बच्चा को स्कूल भी भेजना है। भाभी यही तो मुसीबत है। आपके साथ सुबह हुई और उठाकर बैठा दिया। हम लोगों को भी आप तालिब इल्म ही समझते हैं। जैसे तालिब इल्म होता है तो वो फजर की अजान पढ़ते हैं और वो उठ जाते हैं। ठीक है। भाभी बोली, तो आज तुम कौन बूढ़े हो चुके हो? आज तुम कौन बूढ़े हो चुके हो? भाई उठो जल्दी करो। भाई ने हाथ पकड़कर और बिस्तर से खींच लिया। मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया और हंसने लगा। मैं बोला, कौन बोला? मैं बोला, शुक्र है मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ। बातें न बनाओ, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे बैठे हैं। चाय ठंडी हो रही है और बच्चे जो है बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे नींद आ रही है भाभी, रात भर नहीं सोया हूँ। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, चाय के बाद दूसरी किस्त सो लेना। मतलब कि उनका जो है मुखालफत करने लगा कि भाई तुम उठो, चाय पी लो, चाय ठंडी हो रही है, बच्चे स्कूल भी जाना है, बच्चे को छोड़ना भी है आपको। तो भाभी ने बोले कि ऐसा करो कि चाय पी लो और फिर सो जाना। जब चाय पिएगा तो फिर सोएगा थोड़ी ना बंदा, तो ऑटोमेटिक है जगह वो जाग जाएगा। इस तरह से शायर होकर किरदार नहीं, शायर होकर भी दाद नहीं देते। क्या अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया? अगर नबान औद बाकी होते तो उस एक लफ्ज़ के इस्तेमाल पर एक जागीर तो ज़रूर बख्श देते। चलो भाई तुम ज़रा जल्दी करो, इतना ही सही। मतलब कि उन्होंने जो कहा कि चलो क्या कहते हैं कि आप उठ जाओ, चाय के बाद फिर दोबारा सो जाना। तो इन बातों पर भाभी जो है अपना अपनी जो बातों को जो है बनाने के लिए उन्होंने बोला कि अगर ये बात हमने आपके हक़ में बोला है तो आप इस पर तो मुझे दाद दे ही सकते हैं। इस तरह की हंसी मजाक हो रही है भाभी और देवर के बीच। चलिए आगे हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। और भाभी खाने के कमरे में चले गए। मतलब क्या हुआ? रसोई घर में, मतलब बावर्ची घर में, और जिसे किचन रूम कहते हैं, वहाँ चले गए। और जब थोड़ी देर में मैं मेज़ पर पहुँचा तो बच्चे चाय ख़त्म कर चुके थे।
चाय ख़त्म कर चुके थे, मतलब चाय पी चुके थे। नन्ही रिहाना बोली, चचा जान हम लोग चाय ख़त्म कर चुके हैं, अब आप हमारी छोटी जूठी चाय पीजिए। मतलब कि मजाक कर रहे हैं, बच्चे से बोल रहे हैं कि आप जूठी चाय पियो। स्कूल की गाड़ी ने हॉर्न बजाया और बच्चा तालियां बजाती हुई बाहर चल दिए। भाभी ने चाय ढाल कर मेरी तरफ बढ़ाए और बोली, अगर तुम जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे? अगर तुम जवान इतनी देर तक सोते रहोगे तो क्या करोगे? शेर कहूँगा और क्या करूँगा? शेर कहूँगा और क्या करूँगा? और कुछ नहीं। भाभी माँ ने खेज अंदाज से मुस्कुराए। मैं कुछ झींप सा गया। भाभी की मुस्कुराहट बहुत देर तक इशारा कर रही थी। फिर वह आहिस्ता से बोली, क्या बोली? तुम्हारे भाईजान ठीक 4 बजे उठ बैठे थे और चाय पीकर काम शुरू कर देते थे। शुरू में तो मुझे भी बड़ा जबरन होता था, लेकिन आज सुबह उठने की आदत काम आ रही है। मैंने पलटकर देखा। भाभी के श्रृंगार मेज़ पर नन्हे भाई की खूबसूरती से रंगीन तस्वीर रखी हुई थी और वह मुस्कुरा रही थी। कौन? भाभी मुस्कुरा रही थी। उस तस्वीर के पास भाभी और बच्चों की तस्वीरें थी। अब श्रृंगार मेज़ नाम का था। इस पर बच्चों की किताबों का ढेर था और शायद एक कंघी के अलावा मेज़ पर श्रृंगार की कोई दूसरी चीज़ें भी न थी। रुक़िया भाभी उदास हुई और बोली, अख्तर न जाने तुम्हारे भाई जान आज किस हाल में है। देखो उनके मुकदमे का क्या होता है। 1000 मील देखो उनके मुकदमा का क्या होता है। 1000 मील की दूरी पर मैं उनके कोई काम भी नहीं आ सकती। चंद ही दिनों में उनके मुकदमे का फैसला होने वाला है। यहाँ पे एक बात आप ये समझिए कि ये जो भाभी जो कर रही है, तो वो अपने शहर के बारे में बात कर रहे हैं। जो उनका शहर जो है जेल में था, शहर जेल में था। शहर उनका जेल में क्यों था, ये चीज़ हम आपको बताएंगे। यहाँ पर भी आपको बता दें कि उनके शहर को बार बार जेल इसलिए मतलब जाना पड़ता था क्योंकि उन्हें सियासत का शौक रखता था, इसलिए उसे जेल में जाना पड़ता था। और वो अभी जेले में है। और ये दोनों जो बातें हो रही है, ये घर पर बात हो रही है और ये देवर और भाभी के बीच की बातें हो रही है, जो ये अफसाना करके बनाकर इसमें दिया गया है, जो हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। भाभी जो हमेशा फूल की तरह हंसने और बुलबुल की तरह चहकते रहने की आदत थी, बिल्कुल उदास और चुप थी। ये कौन कह रहा है? ये जो है अपना अख्तर कह रहा है कि भाभी जो फूलों की तरह खिलखिलाती थी, बुलबुलों की तरह चहकती थी, आज भाभी बिल्कुल उदास है। लेकिन एकाएक किसी के पाँव की चाप सुनाई दी, फिर आवाज़ आई। मतलब कि जब ये दौर जो गुजर रहा था, मतलब भाभी सन्नाटी मतलब कि एकदम खामोश थी और क्या कहते हैं उदास थी, तो उस टाइम में किसी आदमी के आने की आहट मालूम हुआ। मैंने आज तक ही हूँ। आओ, भाई ने कहा। एक जवान सी लड़की कमरे में दाखिल हुई। भाभी ने देखते ही कहा, आओ शमी चाय पियो। मैं आज शाम को तुम्हारे घर आने वाली ही थी। बुन दिए तुमने स्वेटर? वही लेकर आई हूँ। ऊंच बीच गया था तो मैंने टोपी और मोजे भी बुन दिए। कहने का मतलब ये हुआ कि
शम्मी जो लड़की थी, शम्मी को एक भाभी जान जो है स्वेटर दी थी बुनने के लिए, स्वेटर दिए थे बुनने के लिए, जिसमें ऊन जो था वह बच गया था। वह स्वेटर जो दी बुनने के लिए भाभी जान ने वो शम्मी को, तो स्वेटर बुनने के बाद जो है ऊन जो था वह बच गया, जिससे वो टोपी और मोजे भी बुन दिए। कौन बुन दिए? तो शम्मी ने बुन दिए भाभी जान के लिए। ये स्वेटर किस लिए बनवाया था, तो यही इसके बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत अच्छा क्या तुमने लो चाय पियो। ये किसने कहा? भाभी जान ने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, लो चाय पी लो, आप जब आए हो तो चाय पिए के जाओ, ठीक है। और चाय की प्याली लड़की के सामने बढ़ा दी। लड़की मेरी मौजूदगी में कुछ शर्मा रही थी। बोली मैं चाय पी चुकी हूँ। भाभी और देवर दोनों साथी में थे कि उतने में जो है एक लड़की शम्मी नाम करके लड़की अंदर में दाखिल हुई, और अंदर में दाखिल हुई तो उन्होंने अपना क्या कहते हैं स्वेटर दिया, और स्वेटर के साथ साथ टोपी और मोजा तीनों चीज़ उन्होंने दिया। और भाभी ने उन्हें बोला कि चाय पी लो, तो लड़की जो है क्या कहते हैं शर्मा रही थी, जिसकी वजह से मतलब कि वो अख्तर था वहाँ पे मौजूद। तो किसी लड़का जब एक रहता है तो जल्दी लड़की कुछ खाती या पीती नहीं है। ये तो लड़की का ये उसकी आदत समझ लीजिए, या उसकी तहजीब समझ लीजिए, या उसकी शर्मीली जो भी समझ लीजिए आप, ये है। फिर भी पी लो। भाई बोले फिर भी पी लो, शर्माती क्यों हो? ये हर मशहूर शायर अख्तर, ये है मशहूर शायर अख्तर, यानी कि अपनी जो है ये देवर का जो है ये कर रही है, इंट्रोडक्शन करवा रही है कि ये है एक मशहूर शायर अख्तर है, तुम्हारे बड़े भाई है। तुम्हारे बड़े भाई, लड़की को कह रहा है कि ये तुम्हारा एक बड़े भाई की तरह समझो, ये तुम्हारा बड़े भाई है। मैं नाश्ता ख़त्म कर चुका था, उठकर खड़ा हो गया। मतलब कि जो है अख्तर जो है चाय पी और नाश्ता भी ख़त्म कर चुका था, और वह खड़ा होकर अपना आप खड़ा हो गया। जाओ मुझे भी ज़रा भाई मैं ज़रा शहर से हुआ आऊँ, यानी कि जो अख्तर जो था तो बोला कि अब हम शहर जा रहे हैं, शहर से हम आ रहे हैं आपको। तो भाभी ने बोली जाओ मुझे भी ज़रा अस्पताल जाना है, चलो शम्मी तुम भी साथ चलो, चलो शम्मी तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ हॉस्पिटल क्यों जा रही है, तो आइए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। मैंने कमरे की खिड़की से भाभी को बंगले के अहाते से बाहर जाते देखा। उनके हाथ में दूध की वह बोतल थी जो बहुत देर से मेज़ पर रखी हुई थी। तो ये तो मुझे 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि भाभी के एक पुराने मुलाजिम की बेटी अस्पताल में, क्या है बेटी अस्पताल में, 2 महीने पहले उसके शौहर का इंतकाल हो गया था, और उसके बच्चा पैदा हुआ है, और उसको बच्चा पैदा हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि भाभी के जो पास जो मुलाजिमत काम कर रहा था, जो लड़की जो काम कर रही थी, या जो औरत काम कर रही थी, उस औरत का जो है सो क्या कहते हैं कि 2 महीने पहले जो उनका डेट कर गया था, 2 महीना पहले वो डेट कर गया था उनका शौहर, और उन जो है वो प्रेगनेंट से थी, जिनको उनसे बच्चा हुआ था हॉस्पिटल में। उसका कोई भी देखने वाला नहीं, यानी कि जो उनकी जो दाई थी उनका कोई देखने वाला नहीं थी। भाभी खुद ही दोनों वक्त दूध की बोतल लेकर 2 फुरलांग पैदल, यानी कि 2 फुरलांग पैदल जाती और दूध पहुंचाती है, और स्वेटर और मोजे उस बच्चे के लिए बनवाए थे। समझ में आ गया? अब स्वेटर और जो मोजा किस लिए बनवाए थे, तो उसी बच्चे के लिए बनवाए थे जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, जो कि एक नौकरानी की थी। क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था और शम्मी उनके कॉलेज का एक गरीब तालिब इल्म थी, जो सिर्फ उनकी मदद के सहारे ही पढ़ रही थी। कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि शम्मी जो थी एक गरीब ख़ानदान से एक गरीब लड़की थी, जो कि कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, और उनका पास उतना पैसा नहीं था, जो कि भाभी जान उसे मदद कर रहे थे, और उसके पढ़ने में मदद कर रही थी। तो ये समझ में आ गया कि स्वेटर किस लिए बनवाए थे, तो स्वेटर जो है वही बच्चे के लिए बनवा रहे थे। आगे चलते हैं। भाभी से मेरी तरफ दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। अलबत्ता ख़तो खिताब बहुत ज़्यादा थी, लेकिन 3 दिन साथ रहकर मालूम हुआ कि वह आदमी नहीं मशीन थी। क्या थी? वो आदमी नहीं मशीन थी। सुबह उठकर काम शुरू कर देती। उनका ज़माना भी बिल्कुल बदल चुका था। किसी 4-5
नौकर और मामाएँ होती थी। अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था। यानी कि किसी ज़माने में जब जो है उनका शौहर मतलब जेल में नहीं गया था, तो उस दौर में जो है उनके पास 4-5 जो है नौकर रहा करती थी, लेकिन अब जो है सिर्फ एक नौकर है। अब बताइए कि जिस जगह जो आदमी 4-5 नौकर को खटा रहा हो, तो समझ भी सकते हैं कि उसके पास कितना सारा काम रहता होगा। लेकिन अब वो सिर्फ एक नौकर को रखे हुआ है, और जितना सारा काम है 3-4 नौकर का था, सारा काम ये भाभी जान खुद क्या करते थे, जिसकी वजह से ये अख्तर कह रहा है कि भाभी जान आदमी मालूम नहीं होती थी, बल्कि एक मशीन मालूम होती थी। क्या? एक मशीन मालूम होती थी। अब उनके पास सिर्फ एक नौकर था जो बाजार से सौदा लाता था। सिर्फ क्या करता था? सौदा लाता था, और खाना भी पकाता था। क्या करता था? खाना भी पकाता था। फिर रुपये की भी बड़ी तंगी थी। क्या थी? रुपये की बहुत तंगी थी, क्योंकि उनका शौहर तो जेल में था। फिर वह पहले वह 1000 रुपये माहवार पर, यानी कि तनख्वाह अपने शौक पर खर्च कर दिया करती थी। कौन? तो भाभी जो है अपना हज़ारों रुपया, उस दौर में जो है हज़ारों रुपया अपने मेकअप पे और अपने क्या कहते हैं कि शौक पर खर्च कर दिया करती थी हर मंथ 1000 रुपया। अब 400 रुपये पर मंथ एक कॉलेज में लेक्चर थी, और 50 रुपये माहवार यानी कि महीना जो है एक लड़की को पढ़ाने के मिलते थे। कुल कितने हो गया? 450 रुपया। मतलब कि ये कि भाभी जो है लेक्चर देने के लिए जब कॉलेज जाती थी, यानी कि कॉलेज में जब पढ़ाने के लिए जाते, तो उसको जब वहाँ पे 400 रुपया मिलता था। कितना रुपया? 400 रुपया मिलता था। और वहाँ से आने के बाद जो है शाम के टाइम में बच्चे को एक लड़की को जाती थी तो होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए, जहाँ उसे 50 रुपया मिलता था। तो कितना रुपया हो गया? 400 और 50, कुल हो गया 450 रुपया उसे मिला करता था। जो कि शौहर था, तो उस टाइम में वो हज़ारों रुपया खर्च कर देती थी, और अभी जो है वो खुद जो है 450 रुपया कमा रही। समझ सकते उसके अंदर कितनी उस टाइम में उसके पास कितनी गरीबी रही होगी। ले देकर यही उनकी आमदनी थी, और खर्च अपनी जगह जितना पहले हो रहा था उतना ही हो रहा है अभी भी, बल्कि कुछ ज़्यादा अपने बच्चों का खर्च होता तो किसी तरह पूरा हो जाता, लेकिन वह भी बढ़ गया था। एक तो अपना घर का खुद खर्च चलाना पड़ता था। उसके बाद जो है शमी जो लड़की थी, ये गरीब तालबा, तो वो भी अपने यहाँ आकर भाभी ही जान जो है उसका जो है खर्च अदा करती थी। और वो जो नौकर जो थी, तो उसको भी बच्चा हुआ था, जो हॉस्पिटल में थी, तो उनका भी टेंशन रहा करता था। यानी कि ये जो है ज़मीनी स्तर पर जो है लोगों की बहुत ही हेल्पफुल आदमी थे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हेल्पफुल थे, हेल्पलेस नहीं थे, हेल्पफुल थे। और इनका शौहर तो जेल में था, जिसकी वजह से इनको जो है पैसा उतना नहीं हो पाता था, और इतना सारा जो खर्च, वो लड़की को पढ़ाना, शमी को पैसा देना, फिर जो है अब अपने बच्चों को पढ़ाना, समझ सकते हैं आप। बच्चों और अपनी ज़रूरतों के अलावा एक मुस्तक़बिल रकम उन्हें हर महीना मज़दूरों और तालिब इल्मों की अंजुमनों को देना पड़ती थी। देख रहे हैं ना, अपना घर का जो खर्च होता था वो तो होबे ही करता था, लेकिन मज़दूर को और तालिब इल्म को जो है अंजुमनों के लिए, मतलब कि तालिब इल्म को जो है वह पैसा दिया करते थे, जिसकी वजह से उनको बहुत टेंशन था। कॉन्फ्रेंसों और जलसों में शिरकत के लिए किराया अदा करना पड़ता था। कई गरीब लड़कियां सिर्फ उनकी मदद से ही पढ़ रही थी। किसके मदद से? भाभी जान के मदद से। भाभी जान के मदद से ही जो है बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारा घर जो है उनका भाभी जान के ही मदद से चला करते थे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ अगर इसके आप लास्ट तक ज़रूर देखें और इसे शेयर भी ज़रूर करें। अगर अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाएं। चलिए आगे पढ़ते हैं। भाई जान की जब शादी रुक़ैया भाभी से हुई थी, तो हम लोग का आम ख्याल था कि ये शादी कामयाब नहीं हो सकता। एक तरफ भाईजान थे जिन्हें
ऐसी सियासत से शौक था जो बार बार जेल भिजवाया करती थी। अगर आप किताब रखे हो तो इसे हाईलाइटेड कर देना। ये आपको पूछा जाएगा कि भाभी जान के जो शौहर था उसे क्यों जो उसे बार बार जेल जाना पड़ता था, तो क्योंकि उसे सियासत का शौक था। क्या था? सियासत का शौक था, इसलिए जो है उसे बार बार जेल जाना पड़ता था। और दूसरी तरफ भाभी जान थी जो नाजो की पाली थी और ऐसे माहौल में पढ़कर जवान हुई थी जिसमें अपनी ही जात सब कुछ होती है। और हम लोग ने शादी की खबर सुनते ही सोच लिया था कि भाभी जिस तरह अभी मैके में शान से रहती है रहा करेंगे और भाईजान जेल में रहेंगे। बाज़ों का तो ये ख्याल था कि भाभी जान भी सियासत के चक्कर से निकल कर बेस्टरी करेंगे और अपनी आलीशान कोठी में शान की ज़िंदगी गुजारेंगे, या फिर आराम कुर्सी वाली सियासत चलेगी और किताबों की बातें दोहराएंगे। लेकिन सबका ख्याल गलत निकला। भाईजान ने रुक़ैया भाभी को अपने रंग में जल्द ही रंग दिया। क्या किया? भाईजान ने भाभी जान को अब अपने रंग में जल्द ही रंग दिया और वह कदम ब कदम साथ देने लगी। और शादी के बाद जैसे ही भाईजान गिरफ्तार हुए और उन्हें दो साल की सज़ा हो गई, भाईजान ने अपने लिए वह राह तलाश कर ली। बीए वह पहले ही कर चुकी थी। जल्दी ही तैयारी करके एमए कर लिया और कॉलेज में लेक्चर हो गई और अकलौती बच्ची को देखभाल में लग गई। कहने का मतलब ये हुआ कि भाभी जान की जिस टाइम शादी हुई थी तो भाभी जान जो जिस ख़ानदान से थी तो वो एक जो है आला ख़ानदान से थी, यानी कि मालदार घराने से थी। और जब इनकी शादी हुई थी तो इनका जो है शौहर जो है वो सियासत में था, और सियासत में कब किसको जेल हो जाए वो कोई किसी का जो है ठीक नहीं रहता है। तो जब वहाँ से वो यहाँ आई थी तो ऐसे लोगों को मालूम होता था कि वो लड़की वहाँ की मतलब कि वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारने वाली और अपने पैशन पर मतलब कि अपने जो है शौक़ पर इतना रुपया खर्च करने वाली शायद यहाँ वो रहेगी। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ उल्टा ही हो गया। भाईजान का जो है क्या कहते हैं साथ देने लगी और भाईजान पे कदम साथ चलने लगी। और शादी के बाद जो है शादी के 2 साल के शादी के बाद जो है भाईजान की गिरफ्तारी हो गई और भाईजान की 2 साल की गिरफ्तारी हो गई और उसके जो है भाभी जान को एक बच्चा भी था उस टाइम। और भाभी जान जो है पहले बीए कर चुकी थी और भाईजान के जब जो है जेल हो गया तो जल्दी से तैयारी करके एमए कर लिए और एमए करके जो है वो कॉलेज में जो है पढ़ाना शुरू कर दिए। चलिए आगे। 2 साल के बाद जब फिर भाईजान जेल से आए तो अपनी सरगर्मियों में रहे और भाभी जान काम करती रही। फिर दो बच्चे और हुए। पहले तो एक बच्चे थे और फिर 2 बच्चे और हुए और वह उन्हें पालती रही। अब भाभी जान 3 साल से नज़रबंद थे और उन पर मुकदमा चल रहे थे। उन पर मुकदमा जा रहा था। तो भाईजान बेशुमार जिम्मेदारियों और गम का बोझ उठाए फिरती थी, लेकिन उनका चेहरा कभी मैला नहीं होता था। मतलब कि एक तो शौहर जो है शादी के बाद जो है 2 साल के बाद शौहर जेल में चला गया और एक बच्चा भी था, तो बच्चा को भी पालना था कि फिर से क्या कहता है गरीब तालिब इल्म को देखना था, मजदूरों को देखना था, अपना सारा घर को भी चलाना पड़ता था। तो बेचारी के पास तो उतना पैसा नहीं था, लेकिन तब भी जो उतने गम में भी जो है उसके चेहरे पर मैला नहीं रहता था। मतलब कि वो ना खुश नहीं रहते थे, हमेशा ही खुश रहते थे, क्योंकि गरीबों का जो मदद करना होता है, लाचारों का जो मदद करने में जो एक अलग खुशी होती है, एक अलग जो है से क्या कहते हैं मज़ा आता है। यकीनन अगर आप किसी गरीब आदमी का मदद करें दिल से तो आपको चेहरे पर एक अलग ही मतलब कि मज़ा आएगा, बेशक मज़ा आएगा।
एक मतलब आप करके देखें, बल्कि ऐसा मालूम होता था कि वो अपने गम को अपने लिए मुसर्रत समझती थी। मुसर्रत मतलब यानी कि मुसर्रत समझती थी, और गम में भी खुशी का पहलू निकाल ही लेती थी। खुशी का पहलू निकाल ही मतलब गम में भी रहकर जो मुस्कुराने का एक अलग ही मज़ा होता है। वह सुबह सवेरे उठती, बच्चों को नहलाते, उनके कपड़े बदलते और ख़ुद नहला धोकर तैयार हो जाती। बच्चों को खिला पिलाकर 7 बजे स्कूल भेज देते थे। फिर मिलने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता था। तरह तरह के लोग उनसे मिलने आते और तरह तरह की फरमाइशें करते। कोई उनसे मुलाजमत के लिए सिफारिश करने को कहता, कोई किसी और काम के लिए, काम के लिए। सब आदमी उन्हें बड़े आदमी की बीवी और बहू समझते थे। कोई ये नहीं समझता था कि भाभी जान का ताल्लुक़ अब बड़े लोगों से सिर्फ छोटे लोगों की वजह से रह गया है। वो बड़े लोगों के पास सिर्फ सिफारिशें लेकर जाती हैं, वरना बड़े लोग से अब उन्हें दूर का भी कोई वास्ता नहीं। भाभी कॉलेज जाते और वहाँ भी पढ़ने के अलावा हर लड़के के मामलात में दिलचस्पी लिया करती थी। कॉलेज से आकर पाबंदी के साथ कई खत रोज़ लिखती और उन्हें डाक में डालते। आम तौर पर ये खतूत नए लिखने वालों के नाम होते थे, जो हर रोज़ उन्हें ख़त लिखा करते थे। भाभी ने महज दिल बहलाने और वक्त काटने के लिए लिखना शुरू किया था, मगर वह बहुत अच्छा लिखने लगी थी। उन्होंने बहुत अच्छा लिखने लगी थी और नए लिखने वालों उनसे मशवरा तलब करते और बड़े मेहनत के साथ उनके खतूत का जवाब दिया करते थे। इस तरह के नए लिखने वाले न तो गलत फहमियों का शिकार होकर बहुत भाग जाए और न उनकी दिल शकनी हो। फिर वह शाम को एक जगह ट्यूशन पढ़ाने चली जाया करती थी। कहने का मतलब ये हुआ कि भाभी जब सुबह सवेरे सोकर उठती थी तो बच्चों को नहला धोला कर 7 बजे स्कूल भेज दिया करते थे। अपने भी खुद नहला धोकर तैयार हो जाती थी, क्योंकि कॉलेज जाना था बच्चों को, मतलब कि कॉलेज खुद जाना था पढ़ाने के लिए, तो अपने भी तैयार हो जाया करते थे। और बच्चे को स्कूल भेजने के बाद जो इसके घर पर एक मुसलसल एक सिलसिला चलता था, यानी कि लोग जो है इनके पास आया करते थे सिफारिश करवाने के लिए कि मेरा जो है से वहाँ फना साहब से सिफारिश करवा दीजिए, कि मुझे वहाँ जो जॉब लग जाए या मुझे इस तरह का जो है कुछ काम हो जाए। जब किसी को भी किसी बड़े आदमी से काम होता था तो उनके पास आते थे सिफारिश करवाने के लिए। लेकिन भाभी जान जो है जब भैया रहते थे तो जब सियासत में था तो 17 मतलब कि हर तरह से जो है आदमी का जो है से ताल्लुकात हो जाता है, हर आदमी से ताल्लुकात हो जाता है। लेकिन जब भाईजान जो है से जेल में रहता था तो बड़े लोग से भी जो इनकी ताल्लुकात नहीं रहती थी। हालांकि जब लेक्चर देने के लिए भी जाते थे, जब पढ़ाने के लिए जब कॉलेज जाते थे तो वहाँ भी पढ़ने के अलावा जो है किसी और आदमी से ताल्लुकात नहीं रखते थे। हाँ, वहाँ पे जो तालिब इल्म के जो है से क्या कहते हैं बैकग्राउंड के बारे में जो जानती थी कि तुम जो आते हो यहाँ क्या तुम्हारे बैकग्राउंड सही है या क्या है, वो इन सबों में वो दिलचस्पी रखते थे। क्योंकि गरीब आदमी को जो गरीबों की जो मदद करने में जिसका इंटरेस्ट रहता है, गरीबों का जो मदद करने में जो मज़ा आता है, वो वही आदमी जान सकता है जो आदमी ये काम जो आदमी ये दिल से काम करता है। बेशक उन आदमी को बहुत मज़ा आता है। तो उन भाभी जान जो है से गरीबों की मदद करती थी, इसीलिए जो है वो जो है से क्या कहते हैं गरीबों के बारे में जानना चाहती थी, बच्चों के बारे में जानना चाहती थी, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती थी। चलिए आगे, यानी सुबह जागने के बाद से सोते वक्त तक काम आदमी का है या मशीन मालूम होती थी। उनके ख़त लिखने का शौक़
से तंग आकर मैंने कहा, उनके लिखने का तो मतलब कि एक तो भाभी जान जब सुबह सवेरे उठती थी तो जाती थी कॉलेज, फिर कॉलेज से आने के बाद जो टाइम जो बचता था कुछ, तो उसमें खत लिखते थे। और ख़त लिखने का जो इस कदर जो है वो मतलब इस कदर उसमें मशगूल हो गए कि नए नए लोग भी जो है नए नए लड़का लड़की जो भी जो ख़त लिखते थे तो उनसे आते थे मशवरा करने के लिए कि मुझे बताएं, मुझे आप सिखलाएँ कि मैं ख़त किस तरह से लिखूँ। और ये देखकर जो है अख्तर जो है ये चीज़ जो उनके पास 2-3 दिन जो रहे भाभी जान के पास, तो ये रोज़मर्रा के जो देखे तो उनको वो अपने दिल में सोचता था कि भाभी जान आदमी है या मशीन है। ये देखकर जो है वो तंग आ गया कि इतना सारा मेहनत करते हैं आप, इतना सारा गम है आपको, लेकिन गम में भी आप खुश हैं, इतना सारा काम करते हैं, अब मशीन आदमी है या मशीन है। फिर जो वह तंग आकर भाभी जान से कह रहा है कि भाभी जान आपने क्या इल्लत पाल रखी है, क्या ये आदत पाल रखी है। कॉलेज में तो सर खपाती ही है, घर पर भी एक कॉलेज बना रखा है। मतलब ये हुआ कि कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ तो हर तरह का स्टूडेंट मिलता है, तो वहाँ तो अब मतलब कि अब जो है सर खपाते ही रहते हैं, बच्चे पर जो है बच्चे पर मेहनत करते रहता है। फिर वहाँ से भी आते हैं तो यहाँ भी आप जो है क्या कहते हैं कॉलेज खोल लिए हैं कि नई जो लड़का या लड़कियाँ जो खत लिखते हैं वो आपके पास आती है, आप उसे पढ़ाते हैं, आप उसे बताते हैं। भाभी बड़े बावकार अंदाज में मुस्कुराए और बोले, भाभी जो है मुस्कुराई और बोली, अख्तर इन नए लिखने वालों को कैसे भूल सकती हूँ, इन नए लिखने वाले को कैसे भूल सकती हूँ। ये हमारे मुस्तकबिल की उम्मीदें हैं, यानी कि ये जो हमारे फ्यूचर, ये तो हमारे आने वाले दौर का जो है एक जो है से उभरता हुआ खुशगवार है, हम इसे कैसे भूल सकते हैं। ये अगर मेरे पास एडवाइस लेने के लिए आते हैं तो हम इसे सही सलाह दें, और इसे जो है जो ये लिखने के लिए पढ़ने का शौक़ रखता है तो हम इसे पढ़ाएँ, इसे सही तालीम दें, ताकि वो आगे चलकर जो है से मुस्तकबिल को संवारे, वो फ्यूचर को संवारे, वो आगे चलकर एक अच्छे डीएम बन सके, वो एक अच्छे जो वकील बन सके, वो एक अच्छे जो है क्या कहते हैं कि जिस तरह का जो यहाँ पे नहीं है बहुत बड़े से बड़े ओहदे पर जाए, बड़े से बड़े जो है से डिग्री हासिल करें। अगर मैं उन पौधों पर जोर झरकाव नहीं कर सकती, उनकी खिदमत नहीं कर सकती कि उनमें फूल लगे और सारा बाग महक उठे, तो कम से कम जो कुछ कर सकती हूँ वह तो करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये तो आने वाला जो है एक मुस्तकबिल है। जैसे कि एक किसान जो है से पहले बीज बोता है ताकि वो फसल का उम्मीद रखता है, जैसे कोई एक जो माली जो है एक पौधा लगाता है ताकि वो फल का उम्मीद रखता है। तो हम भी जो है हम तो इससे कोई उम्मीद नहीं रखते, लेकिन हम इस पर क्या कहते हैं कि थोड़ा सा इस दरख्त पर जिस पर जो है से बाहर आ चुका है, जिसका पत्ता जो है से बेरंग हो चुका है, जिसमें जो खाद पानी की ज़रूरत है, हम इस पर थोड़ा सा तवज्जो देते हैं ताकि जो है ये जो है से फल कर ये फूल कर एक ऐसा एक ऐसा बाग बने, एक ऐसा यानी कि जो फूल जब जो कोई आदमी बाग से निकलता है, यानी कि जब जो है गार्डन से निकलता है तो एक अलग खुशबू, एक अलग जो है क्या कहते हैं मज़ा वहाँ मिलता है उसको। तो हम भी इस आदमी को जो है से एक ऐसा अखलाकमंद और एक ऐसा होशियार बनाएंगे जो आदमी इस पर आए तो इससे इम्प्रेस हो, उससे वह खुश हो सके, क्योंकि ये आने वाला फ्यूचर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस जवाब के बाद कुछ और बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी। मैं चुप हो रहा। एक दिन शाम के वक्त वही लड़की यानी कि शमी, कौन लड़की? शमी उनके पास आई और बहुत उदास थी और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर भी नहीं कह सकती थी। बार बार उसके होठ कांप कर रह जाते थे और ऐसा मालूम होता था कि अब वो रो देगी। भाभी ने हस्ब आदत यानी कि जो मामूल उसका आदत था से बैठाया और बातें कही। फिर आने की वजह पूछी तो वह कुछ भी न बोली। भाभी जी ने इसरार के साथ पूछी, मालूम होता है कि उसके होठ इतनी ही शिद्दत के साथ वापस में चिपक जाते थे। आखिर वह कुछ बोल सकती
तो भाभी ने उसे पकड़ा और उसके सोने के कमरे में, सोने से वो मर्द ने गोल्ड नहीं, यानी कि जहाँ पर वो सोती थी उसके सोने के कमरे में ले गई। दरवाज़ा अंदर से बंद कर किया और पूछा क्या बात है। लेकिन शमी कुछ बताने के बदले रोने लगी। अब भाभी जान के चुप कराने पर भी रोती गई और बड़ी देर के बाद भाभी जान के डांटने पर उसने बताया कि दूसरे ही दिन उसके भाई के MA की फीस दाखिल करनी है और रुपए का इंतज़ाम नहीं हो सका है। अब इस बात पर शर्मिंदा थी कि भाभी इसके कॉलेज का खर्च देती है। अब वह भाई के लिए फीस मांगेगी, लेकिन दूसरा कोई और ऐसा हमदर्द भी न था जिसके साथ वह अपने दिल का बोझ हल्का करती, और वह सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनके पास आई थी। कहने का मतलब ये हुआ कि शमी जो है वह आई, एक गरीब लड़की थी, तो वह आई भाभी के पास और भाभी से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वो अंदर से डरी हुई थी कि एक तो मेरा खर्च भाभी खुद अदा कर ही रही है। अगर मैं उससे बोलूं कि मैं आपके पास आई हूँ, मैं अपने भाई का फीस अदा, क्योंकि उसके भाई का फीस अदा करना था, तो वो अगर बोलते कि मेरे भाई का फीस अदा करना, कुछ मुझे पैसा दीजिए, तो उसके अंदर मतलब कि उसे शर्मिंदगी आ रही थी। क्योंकि आदमी को होता है कि अगर मुझ पर कोई आदमी एहसान कर रहा है, अगर हम उससे कोई चीज़ अगर लेते हैं तो थोड़ा अंदर में जो है ये शक हो जाता है कि यार कैसे उससे पैसा मांगे हम। तो भाभी जान, और क्योंकि क्या कहते हैं, शमी के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था कि भाभी के अलावा किसी और से वो मांगती, क्योंकि हमदर्द भी ना था ऐसा। तो भाभी जान के पास वो गई, तो भाभी जान ने उनसे पूछा, तो भाभी जान को बड़ी दिक्कत के बाद, बहुत देर के बाद वो अपने दिल की बात बताई कि हम जो है मेरे भाई का पैसा फी जमा करना है, तो मुझे पैसा की कुछ ज़रूरत है, जो कि पैसा इंतज़ाम नहीं हो सका है। तो भाभी जान ने क्या कहा, आइए हम पढ़ते हैं आगे। भाभी ने बड़ी मोहब्बत से शमी के गाल पर एक चीप लगाई और बोली, यानी कि गाल पर जो है एक चीप लगाई और बोली पगली, इसमें रोने की क्या बात थी? आखिर उसमें शर्माने की क्या बात है? हम लोग इसी तरह तो एक दूसरे से कहकर अपना दुख दर्द हल्का कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है भाभी जान का, और इनका जो अखलाक देखिए कितना अच्छा है कि एक लड़की जो उनके पास आई, जो उनका पैसा तो पहले से दे रही है, अब वो पैसा का तलब कर रही है, तो वो मुस्कुरा रही है और उसके क्या कहते हैं, गाल पे एक चिपकी लगा रही है और बोल रही है कि पागल, तुमको मुझसे ही ना मांगोगी, तुम हमसे बोलोगी और हम तुमसे बोलेंगे, जो तुम्हारे दिल में बात है, जो दुख है, जो दर्द है, वो मुझे बताओगे और हम तुम्हें बताएंगे। इसमें शर्माने की क्या बात है? कोई बात नहीं है, तुम बोले हो, हम इंतज़ाम करेंगे। चलिए आगे क्या कह रही है ये पढ़ते हैं। ये कहकर उन्होंने अलमारी खोली और छोटी छोटी सोने की 2 चूड़ियाँ लाकर शमी के हाथ पर रख कर बोली, यानी कि 2 लाकर बोली कि ले जाओ, इसे बेचकर तुम अपने भाई की फीस अदा कर सको, ले जाओ इसे बेचकर अपने भाई की फीस अदा कर सकेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि भाभी जान पहले मुस्कुराए और फिर उनको बैठाकर अलमारी खोलकर 2 सोने की चूड़ियाँ निकाल कर उसमें से दी। अब बोली जाओ इसे बाजार में बेचकर अपने भाई की फीस अदा कर लो। देखो कितना बड़ा दिल है, यकीनन कितना बड़ा दिल है। शमी शायद गिर जाती, लेकिन भाई ने उसे संभाल लिया और उसकी पेशानी चूम ली और बोली, शमी असद ऐसा ही ज़माना नहीं रहेगा, सदा ऐसा ही ज़माना रहेगा, दिन बदलेगा, जाओ सवेरे चले जाओ, फिर अंधेरा हो जाएगा। मतलब कि जो शमी जो थी उनके पास पैसा के लिए जो आई थी, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उनको चूड़ी दे दिया गया। आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि शमी जो भाभी जान के पास आई थी पैसा लेने के लिए, 2-3 तरह से इस तरह का क्वेश्चन आएगा। पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि भाभी जान को अपना चूड़ी क्यों फ़रोख्त करना पड़ा, तो क्योंकि
मुझे शमी की भाई का फीस अदा करना था। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन इस पर घुमा फिरा कर देता है। लेकिन आप इसे अगर समझ लेते हैं कि भाभी जान जो है 2 सोने की चूड़ियाँ शमी को दी थी क्योंकि उनके भाई का फीस अदा करना था। अगर इतनी सारी बात समझ आता है, अगर इसमें आपको क्वेश्चन घुमाता भी है तो आप इसे आसानी से आप उससे उस क्वेश्चन का जो है आप आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। शमी चूड़ियों को लेकर चली गई। जो ये चूड़ियाँ वह थी जो 2 दिन पहले भाईजान ने नन्ही रेहाना के लिए बड़ी मुश्किल से पैसे बचाकर बनवाई थी और जिसे रेहाना सिर्फ एक बार पहना था। इसमें आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि भाभी जान जो चूड़ियाँ जो शमी को दी थी वो कितने दिन पहनी थी, तो वो कितने दिन पहनी, तो वो सिर्फ 1 दिन पहनी थी। और ये भी पूछ दिया जाएगा कि भाभी जान जो चूड़ियाँ बनाए थे वो किसके लिए बनाए थे, तो वो रेहाना के लिए बनवाए थे। उसके बाद आगे चलते हैं। चूड़ियाँ देकर भाभी जान बहुत खुश थी, जैसे उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई बोझ उतर गया हो। कह रहे हैं कि यकीनन किसी गरीब का मदद कीजिएगा तो आपको भी बहुत ही खुशी होगी। तो भाभी जान को जब वो चूड़ियाँ देती उनको ऐसी खुशी महसूस हुई जैसे कि उनके दिल से पहाड़ जैसा कोई एक बोझ उतर गया हो। चलिए, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा है जिसकी वजह से वीडियो लंबी हो रही है। आप इसे पढ़िए, मज़ा आ रहा होगा। मैं 4 दिनों से उनके पास था। मैं 4 दिनों से कौन करा? अख्तर करा। मैं 4 दिनों से उनके पास था और एक ज़रूरी काम के सिलसिले में उनसे मशवरा करने आया था, लेकिन उनकी मसरूफ़ियतें और परेशानियों को देखकर न मौका मिला और न हिम्मत हो सकी, और मैंने सोच लिया कि भाभी से बगैर कोई मशवरा किए और मदद मांगने और वापस जाऊंगा। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ वही ऐसी आदमी थी जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि उनसे हरगिज़ नहीं कहूँगा। आखिर भाभी जान ने खुद ही कहा, तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात तक नहीं की। मैंने कह दिया, मैं सिर्फ ठहरने और आपसे मिलने आया था। भाभी फिर वह बोली, मैं तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सुना है तुम में और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर सख्त इख्तलाफ हो गया है। अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम जानेंगे कि अख्तर जो है किन से शादी करना चाह रहे थे और उनके घर वाले जो है से किन से शादी करवाना चाह रहे थे, जिनके वजह से उनके घर में और उनके यानी कि अख्तर और अख्तर के घर के बीच में जो है सख्त इख्तलाफ था। तो आइए हम इसके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। जी हाँ, कौन कर रहा है? ये अख्तर कर रहा है कि जी हाँ, शादी करने का मतलब है कि या तो मैं अम्मी की पसंद के मुताबिक या एक अहमक लड़की से शादी कर लूँ, या फिर चुप बैठा रहूँ। ये कह रहा है अख्तर, ये कहना चाह रहा है कि शादी करने का मतलब ये हुआ कि हाँ अपनी अम्मी की मर्ज़ी से शादी कर लें, जो कि एक अहमक लड़की, एक जो है गंदी लड़की है। और वह जमीला, तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे ना? भाभी बोली, यानी कि भाभी बोली कि अच्छा तुम तो जमीला से शादी करना चाह रहे थे ना, तो वो जमीला से ही शादी। हाँ, अब अख्तर क्या करा? अब भी चाहता हूँ, लेकिन अम्मी ने कह दिया है कि जमीला इस घर में बहू बनकर दाखिल नहीं हो सकती। मैंने कहा नहीं, भाभी ने कहा। देखिए हुआ क्या कि अख्तर की शादी जो है अख्तर जो है शादी जमीला से करना चाह रहा था। किससे शादी करना चाह रहा था? तो अख्तर जो है शादी जमीला से करना चाह रहा था, लेकिन उनके घर वाला जो था, उनके माँ बाप जो थे, तो वो शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे। तो आइए भाभी क्या करती है देखते हैं। ये तो बड़ा जुल्म है, तो लेकिन क्या किया जाए, बहुत से जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये अख्तर करा कि बहुत से जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं, तो अपनी अम्मी की पसंद से शादी कर लो। फिर भाभी जान करा कि फिर अम्मी की पसंद से शादी कर लो। ये भी नहीं हो सकता भाभी,
अख्तर करा कि ये नहीं हो सकता है। फिर क्या सोची हो, यानी कि भाभी कह रही है फिर क्या सोचो, जब अम्मी कह रही है अम्मी की मर्ज़ी से शादी नहीं करोगे तो फिर तुम क्या सोची हो। शादी तो जमीला से ही करूँगा, और अख्तर करा कि शादी तो मैं जमीला ही से करूँगा, घर छोड़ दूँगा, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा, मैंने फैसला कुन अंदाज में कहा। यानी कि जमीला अख्तर को बोला कि हम घर बार तो छोड़ सकते हैं लेकिन हम जमीला को नहीं छोड़ सकते हैं, और जमीला से ही हम शादी करूँगा। तो फिर बिस्मिल्लाह ब्याह कर ले आओ, यहाँ मेरे साथ रहेगी, मैं भी अकेली हूँ। यानी कि भाभी जान कह रही है कि ठीक है, जब अगर तुम ये कह रहे हो कि हमको जमीला ही से शादी करनी है और हम घर छोड़ देंगे, माँ बाप को छोड़ देंगे, लेकिन हम जमीला को नहीं छोड़ सकते, तो ऐसा करो, चलो बिस्मिल्लाह कर लो, यानी कि निकाह पढ़वा लो, ब्याह कर लो और मेरे यहाँ ला कर रख दो, क्योंकि मैं भी तो अकेली ही रहती हूँ, ओफ। यानी कि जमीला वो अख्तर कर ओफ, भाभी की ये जुमले सुनकर मेरा सर चकरा गया। ये औरत है या अज़्म हिम्मत का सुतून, हर रोज़ एक नया बोझ अपने लिए बढ़ाई जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अख्तर ये कहना चाहता है कि एक तो हम शादी करके वहाँ से लेके आएंगे, एक तो माँ बाप जो है से मेरा राज़ी नहीं है, और वो शादी करके लाएंगे तो वो टेंशन रहेगा। एक तो ये है कि भाभी जान यहाँ से पहले ही टेंशन में है, क्योंकि भैया जेल में है और गरीबों का खर्च देना पड़ता है, प्लस में बच्चों को देखना पड़ता है, बहुत सारा जो है इनके पास अपने इनको इतना टेंशन नहीं रहता है। दूसरा ये है कि इनके पास बहुत सारा दिक्कत है पैसा वैसा का, और वो जो है से शादी करके लेके आएंगे जमीला को, तो वो घर वाले भी बहुत ज़्यादा डांटेंगे, वो घर वाला भी जो है परेशान होंगे, और वो भी इनसे जो तकरार करेंगे। तो ये भाभी जो है से आदमी है, मतलब कि आदमी है या मशीन है, या इनका हिम्मत कितना है, बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रांग है, ये कहना चाहता है। आइए, खुद अपनी ज़रूरतें और जिम्मेदारियाँ क्या कम है, मगर हिम्मत है, और सिर्फ हिम्मत के सहारे शोहर की दूरी और नज़रबंदी का गम हंस कर भुलाए जाती है। मैंने सोच समझ कर जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अभी देर होगी भाभी जमीला बीमार है अभी, यानी कि जमीला बीमार है। जमीला बीमार नहीं थी, बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता तो वह फिर ज़िद पर आ जाती है। हालांकि ये हकीकत ये थी कि मैंने फ़ैसला किया था कि भाभी से मशवरा करने के बाद ही जमीला से शादी कर लूँगा, और उसके पास रख कर कहीं तलाश रोज़गार में निकलूँगा। कहने का मतलब ये हुआ कि भाभी से आया था मशवरा करने के लिए कि भाभी से मशवरा कर लेंगे, और भाभी जो जिस तरह से मशवरा देगी उस तरह से मानकर फिर जो हम शादी कर लेंगे और भाभी के पास रख देंगे, और फिर जो है सब हम काम का तलाश करेंगे। आगे चलते हैं। भाभी जमीला की बीमारी की खबर सुनकर बहुत अफसोस करने लगी और बोली, यानी कि वो जो बोले कि जमीला बीमार है, इससे हम अभी शादी नहीं कर सकते। हालांकि जमीला सही थी, सचमुच जमीला बड़ी प्यारी लड़की है। भाभी जान जब सुनी कि जमीला बीमार है तो इस वजह से हम शादी तो अभी नहीं कर सकते, लेकिन शादी हम करेंगे उसी से। तो ये बात जो सुनी भाभी, तो भाभी थोड़ा गमगीन हो गई कि वो लड़की बड़ी अच्छी लड़की है। फिर मैं बाहर चला गया और सोचा कि रात की गाड़ी से चला जाऊंगा। 4 बजे वापस आया तो देखा कि भाभी जान बहुत उदास बैठी थी। उनके हाथ में एक तार है जिसको वह हाथ में लिए हुए बस देखती जा रही है। उनके चेहरे का गोरा रंग बिल्कुल उसका गोरा रंग जो है बिल्कुल सुनहला हुआ था। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा, तार कैसा है भाभी जान? अख्तर बोला कि तार कैसा है भाभी जान? अब भाभी क्या बोल रही है, आगे पढ़ते हैं। भाभी जान ने तार मेरे हाथ में दे दिया और मेज़ पर सर रखकर फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। मैंने तार पढ़ा, भाई जान को 4 साल की सज़ा हो गई थी। मैंने कुछ देर के बाद बमुश्किल कहा, भाभी जान सब्र कीजिए, अभी तो आपको ऐसा इम्तिहानों की मंजिल से और भी गुजरना बाकी है।
और भाभी को जैसे सुकून आ गया, वह उठ बैठी और बोली, ठीक कहते हो अख्तर, मैं अगर परेशान हुई तो बच्चे और परेशान हो जाएंगे। इतना कहकर वह उठी और मुंह हाथ धोने लगी। जब वापस आई तो मालूम होता था कि बस एक लहर थी और गुजर गई। लेकिन हम लोग जितनी देर तक चाय पीते रहे, भाभी की नज़र बार बार अब पुराने श्रृंगार मेज़ पर रखी भाईजान की तस्वीर का तवाफ़ करती रही, यानी कि वो देखते रहिए। इसी वक्त उन्होंने बताया कि उनके पासपोर्ट की दरख्वास्त मंजूर हो गई है और उसी रात उन्हें दिल्ली जाना ज़रूरी है। किन्हें? तो भाभी जान को दिल्ली जाना ज़रूरी है। उसी रात भाभी जान दिल्ली चली गई और मैं भी वापस हो गया। रात के सन्नाटे में रेल गुजरती जा रही थी और मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि अंधेरी रात में भाभी जान मुझे रोशनी दिखा रही थी। रेल तेज़ी के साथ गुजरती जा रही थी और मेरे दिल में नए इरादे, नए हौसले पैदा हो रहे थे। नई उम्मीदें और नई उमंगें जाग रही थी। इस तरह से ये भाभी जान का भी चैप्टर ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पढ़ लिए होंगे और इसे समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सोहेल एज़ आबादी और भाभी जान के ऊपर में हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फुल जो है हम जो है फुल कंसेप्ट के साथ हम आपके पास हम पेश होंगे। इस कहानी से जो हम पढ़े हैं इसके बारे में कुछ बता दें कि इस कहानी से मुझे यही मालूम होता है कि मुसीबत चाहे कितनों भी आ जाए, मुझे मुसीबत में हमेशा खुदा का शुक्र अदा करना है और मुझे जो है गम में भी मुस्कुराना है। कैसे? जैसे कि भाभी जान भी जो है एक जो है क्या कहते हैं, भाभी जान भी एक बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन परेशान में रहने के बावजूद भी जो है उन्होंने एक रोशनी का काम किया। उन्होंने क्या किया? एक रोशनी का काम किया कि जो खुद जलकर भी दूसरे को रोशनी दिया और खुद जलकर जो है उन्होंने रोशनी दिया। और यकीन मानिए कि सही बात है कि अगर आप जो है क्या कहते हैं मेहनत कीजिएगा और मेहनत करके दूसरे का जो है अगर आप जो है गाइड कर रहे हैं, दूसरे को सहारा दे रहे हैं, यकीन मानिए कि उनका जो मजदूरी है वो दुनिया वाला कोई नहीं दे सकता, बेशक वह खुदा ही दे सकता है। तो ये कहानी से जो है बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा जो है इससे जो है हम लोग को बहुत सारी बातें मिलती है। तो इन सारी बातों पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन पर फुल हम कंसेप्ट के साथ आपके पास हाजिर होंगे, जिसमें हम आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिए। अगर इस वीडियो में आपको इस वीडियो से अगर थोड़ा भी अगर नॉलेज में बढ़ोतरी आया हो, अगर थोड़ा भी नॉलेज गेन की हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइए। कब जुड़िएगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा।